ओके, तो पिछली क्लास में हमने देखा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था और उसमें हमने बस ये देखा था कि डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इवॉल्व हुई है, वो आखिर कैसे इवॉल्व हुई है, इसी को आज डिटेल में पढ़ेंगे। और पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो पूरा आज हमें ओवर करना है। तो साइकोलॉजी बेसिकली अगर हम लिटरली शाब्दिक अर्थ पर जाएं, लिटरल मीनिंग इसकी जो होती है वो साइकोलॉजी दो वर्ड से बनी हुई होती है। फर्स्ट वन इज साइक, ऑफ कोर्स, जिसका मतलब माइंड होता है, एंड सेकंड वर्ड इज लोकोस, आपको पता होगा, इसका मतलब स्टडी होता है। और डेफिनेशन की बात करें तो कल हमने इस पे बात की थी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, एवरीथिंग विच इज एम्पिरिकल इन नेचर, विच कैन बी जस्टिफाइड, विच कैन बी फाल्सिफाइड एंड विच कैन बी प्रूवन by anyone anywhere through the given conditions. This is known as empiricity of the experiment or the research. यहाँ तो बिहेवियर की बात कर रहा है। बिहेवियर का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल एक्शंस और रिएक्शंस, वो किसी के भी हो सकते हैं। अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो जो बाहर से जो आपको एक्शंस और रिएक्शंस दिख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं को हम मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। अदरवाइज हम बाकी चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो ऑब्जेक्टिवली मेजर करना बहुत ही मुश्किल काम है। और बात करें मेंटल प्रोसेसेस की, तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस का यूज करते हैं हम साइकोलॉजी में। कॉग्निटिव वर्ड आपको बहुत बार यूज आएगा। इसको हम कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस। इसमें हम पता करते हैं हाउ आवर माइंड वर्क्स। एक टर्म आता है यहाँ पे एनिमल मॉडल, इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे जब हम बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बट इसमें सिर्फ ये जान लीजिए कि व्हेन एन एनिमल बिहेवियर इज यूज्ड टू डिराइव प्रिंसिपल्स दैट में अप्लाई टू ह्यूमन बिहेवियर। कभी कभी हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं जो हम खुद करते हैं और उसी को प्रोजेक्ट कर देते हैं किसी एनिमल पर। फॉर एग्जांपल, समझने के लिए, अगर आपको किसी चूहे को कुछ सिखाना है तो आप एक रीइंफोर्समेंट देते हैं उसे, या तो फूड देंगे या तो पनिशमेंट देंगे, दोनों ही रीइंफोर्समेंट का काम करेंगे। आपको कोई चीज़ उसको सिखाना है तो खाना दे दीजिए कुछ कंडीशंस के साथ, वो धीरे धीरे करके सीख जाएगा। बट अगर आप इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे सिखाना चाहेंगे तो उतने तेज़ी से नहीं सीख पाएगा। मतलब हुआ ये कि हमने अपने बिहेवियर को, जो ह्यूमन बिहेवियर है वो भी ऐसे ही करता है कि जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है उसको, तो जल्दी सीखता है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब भी आपको पनिशमेंट मिलती है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपको उस चीज़ को सीखने में टाइम लगेगा। बट जब आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कोई अप्रिसिएशन दिया जाता है, या आप कक्षा 10 में पास हो जाएंगे तो आपको बाइक मिल जाएगी, स्कूटी मिल जाएगी। तो ये वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं। बट हर जगह पे ये काम नहीं करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, आगे चल के आएगा कि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और साइकोलॉजी इतना इजी नहीं हो जाता, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है और ह्यूमन बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता है। इसका एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास आजकल पेट होता है, चाहे वो डॉग हो या फिर कैट हो। तो अगर कुत्ता बैठा हुआ है, या मतलब डॉग बैठा हुआ है, उसकी आंखें खुली हुई हैं, उसकी आंखों में थोड़ा सा पानी दिख रहा है, तो हम यही कहते हैं, हमें यही लगता है कि वो किसी बात से दुखी है, या उसका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है, कुछ सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। सेम वही चीज़ सैड है, सैडनेस वाली फीलिंग आती है हमारे
क्योंकि हमारे भी एक्शंस ऐसे ही होते हैं। हम भी जब नाराज़ होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारी आंखों में भी आंसू आते हैं, हम भी एक जगह बैठे रहते हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन होता है। तो हमने क्या किया, कुत्ते को देखा उसी कंडीशन में, हमने यही इन्फर किया कि कुत्ते के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। बट ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, क्योंकि वो जानवर है, आप इंसान हैं। उसका माइंड अलग तरह से काम करता है, हमारा माइंड अलग तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एनिमल मॉडल। एक और टर्म आता है इसी में, क्रिटिकल थिंकिंग। वैसे आपको एक बात बता दूं कि दोनों बुक्स को एक साथ मिलाया गया है। मैंने सोचा बैरन अगर अकेले लेके चलते हैं तो पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, इसलिए दोनों चीज़ों को एक साथ मिला दिया है। जो बैरन में नहीं थी, दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। जो जहाँ पर भी नई कॉन्सेप्ट आ रही है उसको आपकी स्लाइड्स में ऐड करवा दिया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग नाम का एक टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर में ही। इसका मतलब होता है टू एबिलिटी टू एनालाइज, इवेल्युएट एंड सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी एग्जांपल को लेकर चलेंगे तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इफ़ द क्लेम्स वर ट्रू। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ किया है या फिर कुछ चल रहा है और आप वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम में आप सही हो पहले से ही, तो जब आपके क्लेम्स को हर कोई मान लेगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे देखना इन फ्यूचर। गेदर एविडेंस रिलेवेंट टू द क्लेम, इवेल्युएट द एविडेंस, ड्रॉ कंक्लूजन, ऑफन यूजिंग रिसर्च। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो इसमें फंस जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिंपल से शब्दों में बता रहा हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, अब आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करेंगे। ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके बाद जो भी एविडेंसेस मिले हैं आपको, उसके बेसिस पे आप एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और फिर एक कॉन्क्लूजन के ऊपर आएंगे, मतलब अपने कॉन्क्लूजन को सिंथेसाइज करेंगे एंड देन आप उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देंगे। मीन्स आपका जो सॉल्यूशन होगा वो साइंटिफिक ओरिजिन का होगा, क्योंकि आप हवा में नहीं बात कर रहे होंगे, आपके पास एविडेंसेस हैं, आपके पास इवैल्यूएशंस हैं, पिछले रिसर्च पेपर्स रखे हुए हैं, जिसके बेसिस पर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो जब भी हमें बात करनी होती है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हवा में बातें नहीं करनी है, बातें हमेशा एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए और प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए। आप इम्प्रैक्टिकल होकर नहीं कह सकते हैं कोई चीज़ या कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं कि हाँ ये करना। कुछ प्रिंसिपल्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग के कि जब भी हम किसी थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, पहला है फ्यू ट्रूथ्स ट्रांसेंड द नीड फॉर एम्पिरिकल टेस्टिंग। एम्पिरिकल टेस्टिंग मतलब एविडेंस बेस्ड टेस्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही चल रहा है या फिर सब कुछ आपके एविडेंस के ऊपर ही चल रहा हो। कुछ चीज़ें होंगी, कुछ रियलिटीज़ होंगी जिन्हें आपको इग्नोर भी करना पड़ेगा। एविडेंस वेरीज इन क्वालिटी। आपके पास जो एविडेंस है वो वेरी कर सकता है, सामने वाले के पास जो एविडेंस है उसकी क्वालिटी वेरी कर सकती है। कोई अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोफेसर है, वो कोई चीज़ कह रहा है और उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई अभी तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोफेसर साहब बिल्कुल करेक्ट है, ब्लाइंडली करेक्ट है। यही होता है अंधविश्वास। प्रोफेसर साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब है उनके पास उसका एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस नहीं है तो प्रोफेसर साहब ऐसा नहीं कह सकते हैं। मतलब या तो उस चीज़ पर, अगर किसी टॉपिक पर प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं तो उस पर पहले से रिसर्च
हुई होनी चाहिए या नहीं हुई है, तो प्रोफेसर साहब रिसर्च करके ये चीज़ प्रूव करेंगे, देन ओनली इट कैन बी जस्टिफाइड साइंटिफिकली। अदरवाइज प्रोफेसर साहब हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्स एन ओपन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन माइंड का मतलब क्या होता है? हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिजल्ट्स हमारे अपोजिट आ गए, तो जो रिसर्चर है उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर सके, वो पब्लिश करके बताए दुनिया को कि मैंने ये रिसर्च किया था और ये रिसर्च फेल हो गया, इसका रिज़ल्ट ये आया। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने जो रिसर्च किया है, जिस प्रॉब्लम को आप ले चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग ही आएगा। रिसर्च में हो सकता है एज पर द डेटा, रियलिटी में कुछ चीज़ें डिफ़र करें और आपका रिसर्च पूरी तरह से उल्टा हो जाए। वहाँ पे उसको फैक्ट्स को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, फैक्ट्स को सीधे रखना है। यहाँ पे आपके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में सिर्फ यही बताया गया है कि रिसर्च जब भी हम कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी रिसर्च, और आप अपने मास्टर्स में जाएंगे तो वहाँ से आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे। हालांकि यहाँ पर भी सिखाया जाता है, ग्रेजुएशन में भी रिसर्च करना सिखाया जाता है, बट उस पर उतना फोकस ज़रूर नहीं किया जाता है, लेकिन आगे चल के आपको यही करना है, तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक एग्जांपल दिया है कि लेट्स सी इफ़ द ड्रग एम्फेटामाइन, ये एक स्टिमुलेंट होता है और एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है, अफेक्ट्स लर्निंग। बिफोर स्टडीइंग, मेंबर्स ऑफ आवर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टेक एन एम्फेटामाइन पिल, कंट्रोल ग्रुप मेंबर्स गेट नथिंग, लेटर वी एक्सेस हाउ मच ईच सब्जेक्ट लर्नड, डज दिस एक्सपेरिमेंट सीम वैलिड। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ग्रुप्स हैं और आपने एक दवा बनाई है एम्फेटामाइन। अब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि एम्फेटामाइन लेने के बाद आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं ड्रग एम्फेटामाइन लेने के बाद। अब आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि जो आप क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या उसमें कुछ लोचा है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको 2 ग्रुप्स लेने पड़ेंगे, कुछ पॉपुलेशन सैंपल सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपके पास पॉपुलेशन होगी, उसमें से कुछ सैंपल्स लेने हैं। जैसे 100 लोगों की पॉपुलेशन है आपके पास, उसमें से आपने 25 लोगों को चूज कर लिया कि ये 25 लोग, या 20 को ले लेते हैं कि ये 20 लोग हमारे एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेंगे। 20 लोगों को हमने 2 ग्रुप में बांट दिया, एक को बोला हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक को बोला हमने कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 10 कर दिए, कंट्रोल ग्रुप में हमने 10 कर दिए। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है उनको हमने दिया एम्फेटामाइन, और जो कंट्रोल ग्रुप में थे उनको हमने एम्फेटामाइन की जगह कोई नॉर्मल सी चीज़ दे दी, जो कोई चॉकलेट दे दी या कोई पानी की तरह कोई चीज़ सर्व कर दी, जिससे उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पर कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन उनको बस ये बताया गया है कि उनको एम्फेटामाइन दी गई। तो अब जो आउटकम आएगा, इसमें यही पूछ रहा है, जो आउटकम आएगा क्या वो वैलिड रहेगा? देखिए, वैलिड तो रहेगा, क्योंकि रिसर्च ऐसे ही होते हैं, वैलिड तो रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है और जो रिज़ल्ट आएगा वो फुल्ली प्रूफ, एक तरह से फुल प्रूफ रहेगा कि हाँ ये ड्रग, अगर डिफरेंस आया है तो वो ड्रग की वजह से ही आया है, तो वैलिड रहेगा। बट आगे चल के हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसी क्लास में, तो पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस एक्सपेरिमेंट में। कुछ लोग होते हैं जो अक्सर आपसे मिलते हैं जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ने जाते हैं, आप किसी को बताते हैं कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है, तो कुछ लोग फालतू की चीज़ें पूछने लगते हैं। वैसे बैरन की साइकोलॉजी ने इस चीज़ के बारे में बताया है कि जब भी आप बोलेंगे कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो होते हैं जो क्यूरियोसिटी दिखाते हैं रिगार्डिंग साइकोलॉजी, एक वो होते हैं जो बोलते हैं कि साइकोलॉजी कुछ है ही नहीं,
हमारा कॉमन सेंस ही काफ़ी है। एक वो होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम लेके आपके सामने आ जाते हैं कि साहब ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए। ये 3 तरह। पहले और तीसरे तरीके की बात करें तो जो लोग क्यूरियोसिटी दिखाते हैं या प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो तो उसमें तो कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मेरा कॉमन सेंस ही इतना अच्छा है कि साइकोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं, बताना चाहेंगे। कि वहीं पे एक्सप्लेन किया गया है, बैरन साहब ने ही एक्सप्लेन किया है कि क्यों कॉमन सेंस और साइकोलॉजी अलग अलग होते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अक्सर कहते हैं हम कि दूर रहते हैं, सूडो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अक्सर हम कहते हैं कि दूर जाने से रिश्ते अच्छे होते हैं। वही ये एज पर कॉमन सेंस है, और यही कॉमन सेंस किसी सिचुएशन में बोलेगा, कोई एग्जांपल देखकर बोलेगा कि इतने दिनों से बंदा दूर रहा, या दोनों एक दूसरे से दूर रहे, इस वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। तो कॉमन सेंस थियरी बेस्ड या फिर एविडेंस बेस्ड चीज़ों की बात नहीं करता है, वो हमेशा आपको कंफ्यूज करता है। एक ही चीज़ को दोनों एंगल से एक डायरेक्शन में बोलेगा और उसी चीज़ को दूसरी डायरेक्शन में भी बोलेगा, वो कोई कंडीशन भी नहीं देगा। जबकि बात करें साइकोलॉजी की, तो वो एक ही डायरेक्शन में बोलेगा, वो भी विद एविडेंस। और अगर दोनों डायरेक्शन में साइकोलॉजी बात कर रही है कि दूर जाने से रिश्ते ख़राब होते हैं और दूर जाने से रिश्ते अच्छे होते हैं, अगर दोनों चीज़ें साइकोलॉजी बोल रही है तो वो कंडीशन भी देगी कि किस सिचुएशन में दूर जाने से रिश्ते ख़राब होते हैं और किस सिचुएशन में दूर जाने से रिश्ते अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ है जो कॉमन सेंस नहीं बताता है, अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और आप हमेशा फंस जाएंगे। अगर आप गलती से काउंसलर बन गए और इसी प्रॉब्लम में फंसे रहे, तो फिर आपके पेशेंट का क्या हाल होगा ये समझ लीजिए। सीडो साइकोलॉजी में ये तो कॉमन सेंस थी, जनरल सा टॉपिक था जो मैंने बता दिया एक्स्ट्रा। यहाँ पे सीडो साइकोलॉजी का सीडो शब्द वर्ड जो है कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब है फॉल्स होता है। एक है पामिस्ट्री, जिसमें हम हाथ की रेखाओं को देखकर बताते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो साहब बता दें कि ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक साइकोलॉजी को नहीं मिली, और साइकोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, सिमिलर टू द साइंस। तो पामिस्ट्री इज़ नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। कल को आपको हाथ दिखाकर कोई बोलने लगे मेरे हाथ में क्या लिखा है, तो आपको साफ साफ मना करना है, उसका हाथ देखने नहीं लग जाना, उसको बोल देना है ये हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। अगला है फ्रेनोलॉजी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिवील्ड बाय शेप ऑफ स्कल। कुछ लोग इंडिया में तो नहीं, लेकिन कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपका जो स्कल्स का शेप है, जो खोपड़ी का शेप है, उसको देखकर बताते हैं कि आपकी थिंकिंग, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। ये भी एविडेंस पर बेस्ड नहीं होता है। देयर आर नो रीजन्स फॉर सच टाइप ऑफ डिफरेंसेस इन द शेप ऑफ स्कल। तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। एक होता है ग्राफोलॉजी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर रिवील्ड बाय योर हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, उसके बेसिस पर आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं लोग, वो भी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। रीज़न आपको पता है। एस्ट्रोलॉजी कहीं से नहीं हो सकता है, कोई रीज़न नहीं है। ओके, सो एक होता है बार्नम इफ़ेक्ट। कभी कभी आप किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको आपकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा जो आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल सही है, और अगर ये इतना सही है तो फिर हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते क्यों नहीं है। रीज़न है, इसी को कहते हैं बार्नम इफ़ेक्ट। रीज़न ये है कि जो एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको बताएगा वो इतनी जनरलाइज्ड चीज़ बता देगा कि वो हर किसी पे एप्लीकेबल होगा, और अगर आप उसको सुनने जाओगे तो आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पर अप्लाई होता है, सिर्फ मैं ऐसा हूँ दुनिया में, और वहाँ से आप फंस जाते हैं।
तो बैरनम इफ़ेक्ट यही कहता है, इसे फायरर इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ये यही कहता है कि किसी चीज़ को इतना जनरलाइज कर दो कि वो सब पर फिर बैठने लगे और फिर लोग उसको मानने लगेंगे। इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी आज जिंदा है। कभी एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ के देखिए, आपको उसमें इतनी जनरलाइज चीज़ें मिलेंगी कि आप उसको फाल्सीफाई ही नहीं कर पाएंगे, आप उसको गलत प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। और जिस चीज़ को हम गलत प्रूव नहीं कर सकते हैं वो चीज़ कभी सही हो ही नहीं सकती। ये चीज़ आगे हम पढ़ेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे तब। अब यहाँ से हमने छोड़ा था, हालांकि यहाँ से छोड़ा नहीं था। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, बिगनिंग की बात कर लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। 1879 में विल्हेम वुंड के बारे में हमने पढ़ा था कल, जिन्हें आज हम फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। इन्होंने पहली लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी लीपजिग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी में। इसी वजह से इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता था। इनका फोकस ज़्यादातर इंट्रोस्पेक्शन पर था, और जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म, यहाँ से ध्यान देना कि स्कूल ऑफ थॉट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्कूल पहला स्कूल ऑफ थॉट था। इसमें कहा क्या गया, इन्होंने पूरी तरह से स्ट्रक्चरलिज्म का आधार था, बेस था, वो पूरा का पूरा इंट्रोस्पेक्शन ही था। इसको यूज कैसे करते थे, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में वुंड साहब ने एक पत्थर रख दिया और फिर बोला आपको बताने के लिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से पूरी चीज़ें, क्या क्या आपके अंदर चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती थी। तो एक तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड था और इवन ऑब्जेक्टिव मेथड भी था। बट प्रॉब्लम वही हुई कि एक ही चीज़ को अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करना चाह रहे हैं दूसरे पर्सन के साथ, तो वहाँ पे थॉट्स डिफरेंट होते हैं, तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा दिनों तक चली नहीं। स्ट्रक्चरलिज्म को ही आगे बढ़ाया इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, एडवर्ड टिचनर। इसी को आगे बढ़ाना है। ध्यान देना, अगर आपके पास पेन पेंसिल पेपर है तो लिखते जाइए, एटलीस्ट टॉपिक्स को लिखते जाइए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए या PPT ही चाहिए आपको पूरी की पूरी, तो कमेंट में बताइए, आपको कैसे प्रोवाइड की जाएगी तो मैं सोचता हूँ, देखता हूँ अगर चाहिए तो स्ट्रक्चरलिज्म जर्मनी में फैला, लीपजिग यूनिवर्सिटी में फैला, और वहीं पर एडवर्ड टिचनर इनके एक स्कॉलर थे, स्टूडेंट थे, और वो अमेरिका के थे। इन्होंने एडवर्ड टिचनर ले गए अमेरिका में इसको स्ट्रक्चरलिज्म को, और वहाँ पर भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया। उसके बाद आता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म की शुरुआत जो की थी वो थी विलियम जेम्स। एक्चुअली ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी अमेरिका में ही, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। विलियम जेम्स साहब वहाँ के प्रोफेसर थे, और इन्होंने कहा कि हमें माइंड के फंक्शंस के बारे में पता करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे डार्विन की थियरी, जिसे आप नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, उससे। तो नेचुरल सिलेक्शन से प्रभावित होकर इन्होंने ये थियरी दी और बोला कि हमारा माइंड का जब हम खेल रहे होते हैं या फिर हमारा खाने का मन कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें माइंड इन्वॉल्व है। तो हमें बस ये देखना है कि माइंड काम कैसे कर रहा है। कोई भी काम कर रहे हैं बिना माइंड के हम नहीं कर सकते, तो बस उस माइंड के फंक्शंस के बारे में देखना है। अब प्रॉब्लम यही हुई, और इन्होंने यहाँ पर ये भी बात की कि इवोल्यूशन और एनवायरनमेंट, इन दोनों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर पर। चीज़ अच्छी थी, बट ये भी बेस्ड ऑन किस पर थी, इंट्रोस्पेक्शन पर थी। आप कैसे, कोई बंदा खेल रहा है वो किस तरह से सोच रहा है ये कैसे पता करेंगे। ओनली एक ही रास्ता है, आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, उस बंदे से पूछेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं।
एक बंदा बोलेगा कि मेरा मन कर रहा है, दूसरा बोलेगा कि मेरे दोस्त ने कहा इस वजह से मैं आ गया। क्या करोगे, कहाँ से जनरलाइज करोगे? तो ये भी चला था, बट ये भी आजकल मेजर स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट जो जिसे आप कहेंगे कि एक मेजर स्कूल ऑफ थॉट है और आजकल एक पर्सपेक्टिव की तरह डेवलप हो चुका है, अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। तो जो बिहेवियरिज्म है वो दोनों है, एक स्कूल ऑफ थॉट भी है, और क्योंकि ये मेजर स्कूल ऑफ थॉट है इस वजह से ये आज हम पढ़ते भी हैं, तो इसको हम पर्सपेक्टिव्स में भी पढ़ेंगे। तो जे.बी. वॉटसन एंड बी.एफ. स्किनर थे जिन्होंने इसको दिया है, और इन्होंने बिहेवियर की एक डेफिनेशन बताई, और बिहेवियरिज्म में इन्होंने कहा कि हमें साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को लेके सिर्फ इतना देखना है कि जितने भी एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल एक्शंस एंड रिएक्शंस हैं उन्हीं को लेकर चलना है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। तो इन्होंने इतना बताया और इसी के बारे में बात की है। जब हम बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डीप में जाएंगे, इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, इसके बारे में पता करेंगे। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, अगर इनके बारे में कुछ पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। यहीं पर एक और चीज़ आती है, मैक्स वल्दीमर आते हैं 1880s के आसपास, अबाउट 1900 के आसपास आते हैं, और इन्होंने एक नई स्कूल ऑफ थॉट दिया जिसे हम कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ध्यान देना, चौथा स्कूल ऑफ थॉट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और इसका एक फेमस सेंटेंस है, द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अगेन, होल इज ग्रेटर दैन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। एक दीवार है, दीवार बहुत सारी ईंटों से बनी हुई है, बहुत सारी सीमेंट लगी है, बहुत सारी रेत लगी है, बहुत कुछ लगा हुआ है, उससे दीवार बनी है। तो जितनी भी ईंटें हैं, जितनी भी सीमेंट लगी है, जितनी भी रेत है, उन सबको मिला दिया जाए तो एक दीवार के बराबर होनी चाहिए। वो सारे उसका जो आउटपुट है वो एक दीवार के बराबर होनी चाहिए। बट जो हमारा गेस्टाल्ट प्रिंसिपल कहता है वो ये कहता है कि जो दीवार होगी उसका आउटकम ज़्यादा होगा रेदर दैन इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको अलग अलग जोड़ेंगे। तो मतलब अगर हम सारी ईंटों को, जितनी ईंटें लगी हैं उस दीवार में, प्लस करें रेत और सीमेंट में, तो उसका जो आउटकम आएगा वो कम रहेगा, और जो दीवार एज अ होल है उसका आउटकम ज़्यादा रहेगा। क्यों कहा इन्होंने? अब एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जो हमारा माइंड है वो चीज़ों को टुकड़ों में बांट कर नहीं देखना चाहता, वो हर चीज़ को कंप्लीट देखना चाहता है। और यही वो रीज़न है कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों फिगर्स में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो तीनों फिगर्स में कोई कनेक्शन नहीं, बट आपका माइंड इस चीज़ को कई एंगल्स से देख सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल भी दिख रहा होगा, ये वाला। अब भाई साहब ट्रायंगल तो बना नहीं है, इसमें आपको दिख कैसे रहा? क्योंकि हमारा माइंड इनकम्प्लीट चीज़ों को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करके देखना चाहता है। उसे रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, यूजफुल होती है। तो हमारा माइंड हमेशा इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करता है, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, ना कि रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारा डेटा होता है जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, पर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए यूज है। जब डेटा को हम गैदर करते हैं, उसको इवेलुएट और एनालाइज करते हैं, और इसकी एनालिसिस कहाँ चलती है? हमारे माइंड में चलती है, हमारे ब्रेन में चलती है। तो वहाँ से जो आउटकम निकल के आता है वो हमें दिख रहा होता है यहाँ पे। इस वजह से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये कहती है। तो 4 स्कूल ऑफ थॉट हमने पढ़ लिए, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म एंड गेस्टाल्ट। अब इसके बाद हम आते हैं पर्सपेक्टिव्स पर। देखो, पहला पर्सपेक्टिव भी हमने पढ़ लिया। कौन सा पर्सपेक्टिव था? वो एक सिंपल था, बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ता है बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी को।
वो एक स्कूल ऑफ थॉट भी था। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वो स्कूल ऑफ थॉट भी था, बट वो पर्सपेक्टिव में भी है, अप्रोचेस में भी है। देखो, अप्रोचेस का मतलब वो है कि वो मेजर फील्ड्स जिनके बारे में हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसे आज हम साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर मानते हैं। जबकि स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो वो इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट थे, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज थी, और आज वो मेजर फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है। स्कूल ऑफ थॉट्स को अब हम नहीं पढ़ते हैं, या बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं तो पर्सपेक्टिव्स ही आज चल रहे होते हैं। और ये पर्सपेक्टिव कहाँ से इवॉल्व हुए? स्कूल ऑफ थॉट्स से ही इवॉल्व हुए हैं। तो इसीलिए जो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी है वो एक टाइम पर स्कूल ऑफ थॉट था, क्योंकि अलग बात कर रहा था, और आज के टाइम पे पर्सपेक्टिव भी है, क्योंकि आज हम इसको हमने अप्लाई करके देखा है, इसके आउटकम्स अच्छे हैं, तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं। मेजर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में आता है। तो यहाँ से बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी हमने पढ़ ली। उसके बाद जो अगला पर्सपेक्टिव आता है वो होता है कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म। कुछ नहीं, जो एक्चुअली इसमें कॉग्निटिव की ही बात करेंगे। एलिस एंड बेंडुरा, जिन्होंने आपकी किताब भी लिखी है, इन दोनों ने बोला कि अवर थॉट्स इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर। अ वेरी सिंपल थिंग। बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी ने बोला कि हमें एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल एक्शंस और रिएक्शंस को ही देखना चाहिए, मतलब किसी के बिहेवियर को ही देखना चाहिए, सो दैट हम उसको ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकें। अब अगर कोई बंदा कोई बिहेवियर कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, कोई रिएक्शन दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? वो भी तो रीज़न होगा, क्योंकि उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है। बिहेवियर ऐसे ही नहीं हो जाता है। कोई बिहेवियर अगर हो रहा है तो वो बिकॉज ऑफ आवर माइंड हो रहा है। तो रूट कॉज जो है वो बिहेवियर नहीं है, रूट कॉज हमारा माइंड है, हमारे माइंड के प्रोसेसिंग लेवल है, थिंकिंग लेवल है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें इन दोनों पर ही फोकस करना चाहिए कि माइंड वर्क कैसे कर रहा है और साथ में बाहर क्या दिख रहा है, माइंड में क्या चल रहा है और बाहर क्या दिख रहा है। ये दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसी को कहा हमने कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये कोई ख़ास पर्सपेक्टिव नहीं है साइकोलॉजी के फील्ड में। ये सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में एक थोड़ा बहुत है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। इसके बाद जो अगला पर्सपेक्टिव आता है, ध्यान देना, जो कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म है ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अगला जो पर्सपेक्टिव है वो है साइको एनालिसिस, जिसे दिया था आपके सर सिगमंड फ्रायड ने। एक्चुअली उन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में इनकी बेटी थी और कार्ल यूंग साहब थे जो इस थियरी को आगे लेके गए, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी की पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी। मैं भी आपको इसके बारे में डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डीप में आएगा भी नहीं। आपसे पहले चैप्टर में 2 क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग टाइप के। पहला होता है डिस्क्राइब द मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी, एंड सेकंड होता है डिस्क्राइब द रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। तो हम मेजर पर्सपेक्टिव्स ही पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लगभग 6 मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं। आपको हर पर्सपेक्टिव के लिए आधे पेज लिखने होते हैं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो साइको एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रायड का नाम पहले आता है। सिगमंड फ्रायड साहब ने, या साइको एनालिसिस की जो सबसे पहली थ्योरी होती है वो टाइप्स ऑफ माइंड से निकलती है। इन्होंने बोला कि माइंड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। जो पहला टाइप है वो कॉन्शियस माइंड है, और दूसरा टाइप है सबकॉन्शियस, थर्ड टाइप है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि एवरीथिंग अबाउट विच वी आर अवेयर ऑफ, हर वो चीज़ जिसके बारे में आप अभी अवेयर हैं उसे हमने कहा कॉन्शियस माइंड। और आपकी जो मेमोरी होती है वो सब कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस हो गया, ये सब कॉन्शियस हो गया, जिसमें आपकी मेमोरी आ जाती है। और बाकी की जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में भरी पड़ी हुई हैं, फालतू की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाई जाती हैं? अनकॉन्शियस माइंड। फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं, ध्यान रखना, मैंने सिर्फ बोला था। अब इन्होंने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बताया हुआ है कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो तो हमारा जो डेली टास्क होता है
उसके लिए ज़रूरी होता है। सबकॉन्शियस माइंड भी कहीं ना कहीं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक सिंक में चलते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। बट अनकॉन्शियस माइंड कभी भी हमारी नॉर्मल लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। इसमें आपकी जितनी भी हेटेड है, जितनी भी डिजायर्ड हैं, जितनी भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो आपके अंदर एक तरह से जानवर होता है इंसान के अंदर, वो जानवर कहलाता है अनकॉन्शियस माइंड। और यही वो अनकॉन्शियस माइंड है जो आपके ड्रीम्स में आता है। इसके बारे में और डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इन्होंने दिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें इन्होंने 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताए और इन्होंने एक्चुअल में सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बताया। जो पहला स्टेज था वो था ओरल, सेकंड था एनल आई थिंक, थर्ड था फैलिक, फोर्थ था लेटेंसी एंड फिफ्थ था जेनिटल्स। ये थोड़ा ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, नाम में मिसमैच हो सकता है, आगे चल के आएगा वहाँ पे बता दूंगा। बट अभी के लिए आपको ये जानना चाहिए, बस आप ये देख लीजिए कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ लाइफ दिए हैं। अब इन्होंने जो भी इसका नाम है, जैसे ओरल लाइफ की बात करें, ओरल स्टेज की बात करें तो 0 से 1 साल तक चलता है। और इसमें इन्होंने कहा कि जो आपका माउथ वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। कोई भी चीज़ बच्चे के हाथ में दोगे, कहीं पर भी जाएगी, वो डायरेक्टली उसको मुँह में डाल लेगा। वो ये नहीं सोचेगा यार मेरे लिए सही है या गलत है, वो डायरेक्टली कोई भी चीज़ आप उसके हाथ में दोगे वो मुँह में जानी ही जानी है। तो जो माउथ वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। सिमिलरली 2 से 4 साल में एनल वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, फैलिक हिस्सा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद लेटेंसी पीरियड में बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ में, जो पीयर के साथ खेलना कूदना होता है, वहाँ पे चले जाते हैं। और फिर जेनिटल्स में जो आपके 12 साल के बाद की एज होती है, जहाँ से आपके अंदर मैच्योरिटी आना स्टार्ट होती है, 12 से 15 साल तक वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो जेनिटल्स वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पे। तो इन्होंने पूरा फोकस किया है सेक्सुअल डेवलपमेंट पे, ये बात हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने दिया है कुछ कॉम्प्लेक्सेस की बात की है, जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में बता देते हैं कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस में शायद होगा नहीं ज़्यादातर, और आगे आना भी है इसको। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक दिया था, हुआ क्या था, हुआ सिर्फ इतना था कि जर्मनी में एक ओडिपस नाम का लड़का था, शायद 8 साल का था, 7 साल का था। वो जब भी अपने पेरेंट्स को देखता था, दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, तो उसको एक तरह से इनसिक्योरिटी फील होती थी। जो ओडिपस था उसको ये लगने लगता था कि जो मम्मी है वो पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं, और अगर मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार करेंगी तो मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करेंगी। इसकी वजह से उसके अंदर एक डर आ गया कि पापा अपने प्यार को बचाने के लिए मेरे प्राइवेट पार्ट को काट देंगे। अब इस डर ने उसको इस हद तक उकसाया कि उसने अपने बाप की हत्या कर दी और अपनी मम्मी से शादी कर ली। कहानी स्ट्रेंज लगती है, बट फ्रायर साहब ने इसी इंसिडेंट को जनरलाइज कर दिया। इन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स में ये बोला कि जो लड़के होते हैं वो अपनी मदर के ज़्यादा करीब होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं अपने फादर के ज़्यादा करीब होती हैं। लड़के होते हैं वो मदर के ज़्यादा करीब होती हैं, ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स था। और लड़कियां जो होती हैं वो अपने फादर के ज़्यादा करीब होती हैं, ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था, ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था। अगला इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ भी दिए, जिसमें एक आता है ईड, दूसरा आता है ईगो, तीसरा आता है सुपर ईगो। ये 3 चीज़ों के बारे में बताया लाइफ के अलग अलग स्टेजेज में। इन्होंने कहा जो ईड है, ध्यान देना है इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तीनों ही। ईगो को आप लिटरली इंग्लिश का वर्ड नहीं मानेंगे, सुपर ईगो भी इंग्लिश का वर्ड नहीं है। इनके ये जर्मन भाषा, जर्मन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो कि फ्रायड ने यूज
किया हुआ था। तो ईड का मतलब होता है, ईड प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको पानी चाहिए, वो चल लेता है और उसको पानी चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है कि जाके ले लेगा पानी, वो बार बार बोलेगा मेरे को पानी चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अब उसके अंदर इतना दिमाग है कि वो जाके खुद ले ले, लेकिन वो जाएगा ही नहीं, उसकी मर्जी, बच्चा है, बच्चे तो मासूम होते हैं, तो वो नहीं जाएगा, वो तब तक चिल्लाता रहेगा जब तक उसको पानी मिल नहीं जाता। क्योंकि जब कोई दूसरा पानी ला के देगा तो उसको एक अच्छा लगेगा, एक तरह से उसे मन को शांति मिलेगी, क्योंकि वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करेगा। वो प्रैक्टिकलिटी नहीं देखता है और ना ही देखना चाहेगा। उसको जिस चीज़ में खुशी मिलेगी वही उसको चाहिए होगा, वही वो करेगा सिंपली। ईगो की बात कर लें तो मान लीजिए आप 20 से 25 साल के जवान हैं, आपको पानी चाहिए, आप किसी से भी नहीं मांगेंगे, जाके ले लेंगे। आप वहाँ पे कंफर्ट जोन या फिर प्लेजर प्रिंसिपल किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। अगला है जनरल बातें कर रहा हूँ मैं, कोई स्पेसिफिक बातें नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा ही आलसी हैं, आप पबजी खेल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं और आप पानी चाहिए तो आप मांगेंगे नहीं, जाके उठ के ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। चलो सुपर ईगो की बात कर लेते हैं। तो सुपर जो ईगो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रिंसिपल पर काम करता है। इसके लिए सही गलत कुछ नहीं होता, जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रैक्टिकलिटी को साइड में रखता है, जो सोसाइटी के लिए सही है वो करना चाहेगा। अब अगर एक बुढ़ा आदमी है, सॉरी एक सीनियर सिटीजन है और उनको पानी चाहिए, तो एक दो बार आपसे पानी मांगेंगे, बट अगर आपको नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ मांगते रह जाएंगे, कुछ करेंगे, वो जाके उठ के खुद ले लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मांगे बिना चले जाएं, वो मांगेंगे ज़रूर, क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म्स ही यही हैं कि सीनियर सिटीजन बैठा रहेगा, उसके बच्चे उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, ये नॉर्म्स है हमारी सोसाइटी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो के बताया। और ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में एक्टिव होते हैं, नहीं, तीनों चीज़ें साइमल्टेनियस रहती है। बस डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर कि कौन सा प्रिंसिपल, ईड, ईगो या सुपर ईगो, तीनों में से कौन सा ज़्यादा हावी रहता है। ये हो सकता है किसी के एक्सपीरियंसेस भी इस स्टेज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया था हमें डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में, एंजाइटी डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में। लगभग 10 से 12 एंजाइटी डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में बात की है, जिसमें कई सारे हैं, जैसे डिनायल हो गया, सप्रेशन, रिप्रेशन, रेशनलाइजेशन और भी बहुत सारे हैं। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली एक तरह से है कि जैसे हम किसी प्रॉब्लम में हैं, तो उस प्रॉब्लम से अपने माइंड को या अगर जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको टेंशन होगी, तो उस टेंशन से बचने के लिए हम अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देते हैं। तो एक्सक्यूज़ देने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप कौन से एंजाइटी डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कह देते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे लिए, वही आपके लिए एक एक्सक्यूज़ हो जाता है, मतलब आप डिनायल का यूज कर रहे हैं। कुछ लोग उस प्रॉब्लम के बारे में रेशनली सोचते हैं, विद द लॉजिक सोचते हैं, और उन्हें उस लॉजिक को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपने दिमाग को समझाते हैं कि आगे चल के ऐसी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही। बात ख़त्म, आपने रेशनलाइज कर दिया, अपने आप को एक्सक्यूज कर दिया। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे पूछते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं या जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ एंजाइटी डिफेंस मैकेनिज़म्स के बारे में, तो पूछते हैं सर कौन सा एंजाइटी डिफेंस मैकेनिज़्म सबसे अच्छा है। साहब अगर मैं बता भी दूँ कि कौन सा एंजाइटी डिफेंस मैकेनिज़्म सबसे अच्छा है, तो क्या उसको आप अपनी लाइफ में यूज कर पाओगे? नहीं कर सकते भाई साहब। सबके लिए मैकेनिज़्म का डिफेंस मैकेनिज़्म अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी पर्सनैलिटी पे। आप किसी अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को चेंज करने की अगर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू कैन नॉट चेंज दैट। और मैं यही कहूँगा कि आप चेंज करने की कोशिश ही मत कीजिए, जो आप यूज करते हैं वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। आगे चल के बात करेंगे सारे के सारे एंजाइटी डिफेंस मैकेनिज़म्स की, जब हम साइको एनालिसिस के बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पर्सपेक्टिव है, और मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ा दिया साइको एनालिसिस में, उससे आप 3-4 पेज तो भर ही सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में बात की थी इन्होंने, लिबिडो की। लिबिडो एक तरह से बोला कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है।
जो कि मेल्स में ज़्यादा होती है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा विवादित हैं, क्योंकि अभी जितनी चीज़ें हमने पढ़ी साइको एनालिसिस में, उसको समझने के बाद अगर आपने समझा है सही से तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि साइको एनालिसिस में विवाद तो बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, और जो चीज़ें बताई हैं सिगमंड फ्रायड साहब ने, इसको उन्होंने प्रूव कैसे किया होगा, यही प्रॉब्लम है साइको एनालिसिस की। अभी तक हमने थियरीज बता दी, अब प्रॉब्लम क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है साहब। अब इसको साइंटिफिकली फाल्सीफाई ही नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें बताई हैं जो मैं यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल हैं, और ख़ासकर वो लोग जो वीमन स्टडीज़ वाले आते हैं, आपके यूनिवर्सिटी में ही होगा वीमन स्टडीज़ का कोई फैकल्टी होगा, वहाँ पे फ्रायड को लेके बहुत ज़्यादा एक तरह से हेट फैलाई जाती है। वीमन स्टडीज़ वाले हमेशा क्रिटिसाइज़ करेंगे आपके फ्रायड को। रीज़न है, फ्रायड साहब ने हर जगह पे मेल्स को ही आगे बढ़ाया, आगे दिखाया है। उनकी थियरीज फुल्ली बहुत ही ज़्यादा बायसनेस दिखाती हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप उसको फॉल्सीफाई भी नहीं कर सकते हैं, और जब फॉल्सीफाई नहीं कर सकते तो करेक्ट कैसे मान लें? करेक्ट नहीं मान सकते तो इनकरेक्ट करिए, आप इनकरेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। साइंटिफिकली स्टडी करके देख लीजिए। इनकरेक्ट करने के लिए यही कह सकते हैं ना कि अगर कोई थियरी इनकरेक्ट है आप कह रहे हैं, तो साइंटिफिकली वो चीज़ आपके रिसर्च में आई होगी, आपके पास रिजल्ट्स होंगे, आपके पास एविडेंसेस होंगे, बट एविडेंसेस मिलते ही नहीं है। ऐसी चीज़ें बोल दी हैं इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, अभी तो मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। तो आप अगर क्रिटिसाइज करना चाहेंगे तो यही कहिएगा कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, साइंस बेस्ड नहीं है ये थियरी। उसके बाद आता है ह्यूमैनिज्म, बहुत ही अच्छी थियरी दी थी, अब्राहम मैस्लो साहब ने दी थी इसके बारे में, और इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो यहाँ पे लिखा है उसको छोड़ दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करिए। इसी में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, इसको भी देख लेते हैं कि मान लीजिए आपका किसी पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया है, तो अब आप सोचिए कि जिस पार्टनर के साथ आप रह रहे थे, मतलब आपका जो एक्स था या आपकी जो एक्स थी, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या क्या हो रहा था, ब्रेकअप होने के पहले से लेके स्टार्टिंग से लेके ब्रेकअप होने से पहले तक क्या क्या चल रही थी चीज़ें, आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। वायलेंस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, लव, सेक्स, मनी, एग्रेशन और बहुत सारी चीज़ें उस पूरे दौरान मिल सकती हैं। अब आप इसको कंपेयर कीजिए अपनी अभी की लाइफ से, कि आपकी अभी जो पार्टनर है, क्या इसमें से कुछ ट्रेट्स अभी भी उससे मैच कर रहे हैं, उस लाइफ से कर रहे हैं? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो मैच कर ही रहा होगा। यही वो रीज़न है कि फ्रायड की थियरीज़ को फाल्सीफाई नहीं किया जा सकता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलो, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में ह्यूमनिज्म पाते हैं। अगला पर्सपेक्टिव ह्यूमनिज्म, इसमें सिर्फ ये बात कर लो, एक होता है, देखो, एक होता है रियल सेल्फ और दूसरा होता है आइडियल सेल्फ। जो रियल सेल्फ होता है वो ये कहता है कि आप वास्तव में जो हो, अभी की आपकी जो करंट सिचुएशन है वही आपका रियल सेल्फ है। करंट सिचुएशन में हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। और आइडियल सेल्फ आप बनना कैसे चाहते हो, अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो। आइडियल सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो, नहीं, आपका गोल क्या है, आपकी लाइफ का एम क्या है, वही आपका आइडियल सेल्फ है। अब इन्होंने बोला कि आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में छोटा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि वो आपको मोटिवेशन देगा कि आपको ऐसा करना है, और आपको आपका लक्ष्य नज़दीक दिखेगा तो आप उसको आसानी से पा भी लेंगे। फिर आपका आइडियल सेल्फ और ऊंचा होगा, और आइडियल सेल्फ जितना ऊंचा होता जाएगा, रियल सेल्फ उतना ऊंचा होता चला जाएगा। तो एक गैप होना ज़रूरी है। इन्होंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताई कि अगर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच गैप बहुत ज़्यादा हो गया
तो आती हैं एबनॉर्मलिटीज़। फिर वो आपके लिए मोटिवेशन का काम नहीं करती है, बल्कि एक तरह से डिमोटिवेशन का काम करने लग जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप अपने आइडियल सेल्फ को कभी अचीव ही नहीं कर सकते हो। और जब आइडियल सेल्फ को अचीव नहीं कर सकते हो तो सिंपल सी चीज़ है, आप उस डायरेक्शन में काम ही नहीं करते हो, फिर आपका डेवलपमेंट रुक जाता है। और यहीं से आती हैं एबनॉर्मलिटीज़। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी, बहुत ही अच्छी चीज़ बताई इन्होंने। इस चीज़ को सही करने के लिए क्या करना है, या तो अपने आइडियल सेल्फ को ऊंचा करो, या तो अपने रियल सेल्फ को और आगे ले जाओ आइडियल सेल्फ की दिशा में, या फिर आइडियल सेल्फ को थोड़ा डाउन कर लो। क्या दिक्कत है डाउन करने में, थोड़ा सा कर लो। साइकोलॉजी टुडे की बात करते हैं तो आजकल जो कुछ नए पर्सपेक्टिव्स भी आ गए। ये 4 पर्सपेक्टिव्स हमने पढ़े, बिहेवियरिस्टिक पढ़े, कॉग्निटिव बिहेवियरल पढ़े, साइको एनालिसिस पढ़े और ह्यूमनिज्म। ये 4 पर्सपेक्टिव्स थे, ठीक। इसके अलावा आजकल अगर साइकोलॉजी की बात करें तो कुछ नए पर्सपेक्टिव्स भी उभर कर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे बायो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ये कहा, बायो साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारे सारे बिहेवियर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग ब्रेन स्कैन्स टू गैदर डेटा। CT, MRI, PET, पॉजिट्रॉन इमिशन टेस्ट होता है वो, PET। तो इन सारी टेक्निक्स का यूज करके हम किसी भी बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान देना, जब हम बायो साइकोलॉजी से ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो बाकी के पर्सपेक्टिव की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हमने कहा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बायोलॉजिकली किसी के बिहेवियर को एक्सप्लेन ज़रूर कर दे रहे हैं, माइंड में क्या चल रहा है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बायो साइकोलॉजी इसके बारे में बात करती है। अगला पॉजिटिव साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाल ही में डेवलप हो रही है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का मतलब होता है कि आप ह्यूमन बिहेवियर के सिर्फ पॉजिटिव साइड को लेकर चलेंगे। अगर कोई नेगेटिव साइड है उसके बिहेवियर में तो उसको इग्नोर करते चलेंगे। होगा क्या इससे कि अगर आप किसी के पॉजिटिव बिहेवियर को अप्रिसिएट करेंगे या रीइंफोर्स करेंगे, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करेंगे, तो उस बंदे को कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपने उस बिहेवियर को और ज़्यादा मजबूत करेगा। और इस प्रक्रिया में जो आपका नेगेटिव बिहेवियर था वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ऐसे जो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सिगरेट की एक पैकेट आती है, उसमें बड़ा सा लिखा हुआ होता है, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तंबाकू कैंसर का कारण बनता है, तंबाकू से आपको दर्दनाक मौत हो सकती है। ऐसे चीज़ें लिखी होती है और उसमें लगभग 70% या 90% हिस्से पे ऐसा रूल है कि 90% हिस्से पे यही सारी चीज़ें जो ये वार्निंग्स लिखी होती हैं। अब आप एक बात बताइए कि इतनी बड़ी वार्निंग देने के बाद भी क्या नशा करने वालों की संख्या कम हो गई? एविडेंस के बेस्ड अकॉर्डिंग सोच कर देखिए, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें पता ही ना हो, एक बच्चे को पता ही ना हो कि सिगरेट होता क्या, तो क्या वो लाइफ में कभी भी सिगरेट पिएगा, यूज करेगा? नहीं करेगा। तो उसका प्रचार करना ही बंद कर दो, ये बोलना ही बंद कर दो कि वो अच्छा है या बुरा है। भूल जाओ कि ऐसी कोई चीज़ होती है, टीवी पे दिखाना बंद कर दो। सबकी पहुंच से दूर तो नहीं रह सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में ज़्यादा क्यूरियस नहीं होंगे, और जब क्यूरियस नहीं होंगे तो उनके अंदर ये आदत भी नहीं आएगी, क्योंकि क्यूरियोसिटी एक मेजर रीज़न है किसी भी नशे में पड़ने का। तो यही था पॉजिटिव साइकोलॉजी। अगला सोशियो कल्चरल फोकसेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस। देखो, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में ये चीज़ ध्यान में रखना कि कोई साइकोलॉजी में कोई रिसर्च हुई किसी चीज़ को लेकर अमेरिका में, और आप कह रहे हैं कि इंडिया में भी वही चीज़ लागू हो गई, तो नहीं हो सकती है। ये फिजिक्स नहीं है कि अगर अमेरिका में जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इंडिया में भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो, जहाँ पर सारी चीज़ें सेम रहती हैं,
कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहेगी, बिहेवियर कभी भी कांस्टेंट या कंसिस्टेंट नहीं होता है। तो इस वजह से आप जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है या सोसाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे बिहेवियर को। तो एक स्टडी जो अमेरिका में हुई है, अगर आप उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या यहाँ पे उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो पहले तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन है, यहाँ पे वही रिसर्च दोहरा के देख लीजिए। और नहीं भी कर रहे हैं, डायरेक्टली आप उस रिसर्च के आउटकम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो एक बात का तो ध्यान रखना है कि कहीं पर जहाँ पर आपको हमें लगता है कि यहाँ पे कल्चर एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, उसको वहाँ से एलिमिनेट कर देना चाहिए। उसके बाद कॉग्निटिव, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं हमारे स्टडी ऑफ थॉट्स, मेमोरी, एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस एंड अदर मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस की स्टडी को हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो टोटल हमने 7 पर्सपेक्टिव्स पढ़े हैं आसानी से। अब इसमें तो कई सारी चीज़ें आगे भी आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, जैसे बिहेवियरिस्टिक आएगी, कॉग्निटिव आएगी, ह्यूमनिस्टिक भी आएगी, बट क्या नहीं आएगी, साइको एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली। हालांकि हम वो पढ़ेंगे, बुक में है आपके, लेकिन सिलेबस में नहीं होगा, बट पढ़ेंगे हम। सोशियो कल्चरल सारे के सारे आएंगे आगे चल के। अब आ जाते हैं रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। देखो रिसर्च मेथड्स में हम कई 4 रिसर्च मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशनल एंड क्लिनिकल मेथड। बट उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। मॉडर्न साइंसेस आर बुल्ट ऑन ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी वेरीफाइड बाय 2 or more independent observers regarding the same event. That is what gives them validity and reliability. Which is the psychological theories meet this standard? Which of the psychology this standard? अगर आपने कोई ऑब्जर्वेशन दिया या कोई थियरी दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एज इट इज़ एक्सेप्ट हो जाएगी। आपने कोई थियरी दी, आपने कोई कंक्लूजन निकाला, वही कंक्लूजन, वही थियरी, वही एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। और जब तक कंक्लूजन सबका सेम आता रहेगा तब तक आपकी थियरी वैलिड रहेगी। जिस दिन कंक्लूजन गलत होगा उस दिन आपकी थियरी भी गलत हो जाएगी। थियरी क्या होती है? A system of ideas that interrelates facts and concepts, summarizes existing data and predicts future observations. देखो भाई, किताबी भाषा है, रटना है तो रटो, नहीं रटना है कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी शब्दों में समझ लो, वो यही है कि थियरी एक आइडिया होता है जो कि किसी एविडेंस पर बेस्ड होता है, किसी एविडेंस पर बेस्ड एक कंक्लूजन होता है, जिसकी वजह से हम फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे भी आसान समझना है तो एविडेंस बेस्ड कोई कंक्लूजन होता है जिसके आधार पर आप आगे होने वाली घटनाओं को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक अगर अच्छी थियरी की बात करें तो ये फॉल्सिफाइबल होनी चाहिए। मतलब फॉल्सिफाइबल का मतलब समझा देता हूँ अच्छे से। देखो फॉल्सिफाइबल का मतलब थियरी को गलत प्रूव किया जा सके, ऐसी होनी चाहिए एक थियरी। अब जब थियरी को गलत ही प्रूव करना है तो थियरी बनाई क्या? देखो रीज़न, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपने कई सारे स्टेप्स किए होंगे, कई सारे कोई प्रोसीजर्स किए होंगे आपने। तो उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर कोई बंदा गया तो आप गए तो आपको वो थियरी मिली। अब अगर दूसरा बंदा भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जाएगा तो उसको भी वही चीज़ मिलेगी, तीसरे बंदे को भी वही चीज़ मिलेगी। करेक्ट? ठीक है। तो 3 बंदे आ चुके हैं जिनको सेम रिजल्ट मिला। अब फॉल्सिफाइबल का मतलब ये है कि तीनों ने सेम प्रोसीजर अपनाया था उस रिसर्च में। फॉल्सिफाइबल मतलब अगर चौथा बंदा आए और वो उस प्रोसीजर से ना करके किसी दूसरे प्रोसीजर के द्वारा करे, ये प्रोसीजर को तोड़ मरोड़ दे, तो उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिलना चाहिए। ये मतलब होता है फॉल्सिफाइबल का। या अगर मिल भी रहा है वही दूसरे तरीके से भी वही रिज़ल्ट मिल रहा है तो उसके पीछे भी लॉजिक होनी चाहिए। ये होता है फॉल्सिफाइबल।
फाल्सिफाइबल का मतलब ये नहीं है कि हम थियरी को ही रॉन्ग कर दे रहे हैं। अब साइकोलॉजिस्ट क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ऐसा मेरे प्रोफेसर कहते थे, तो मैं भी बता दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, देखो यहाँ पे बिहेवियर की जगह आप प्रॉब्लम समझ लीजिए। जब भी गोल्स, साइकोलॉजी का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य एक्चुअली आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपने साइकोलॉजी ली तो आप क्या करना चाहेंगे, रिसर्च करेंगे, जाहिर सी बात है। और अगर रिसर्च करेंगे तो उसमें यही चीज़ें आएंगी। आपके पास एक प्रॉब्लम होगी, आपके पास कोई बिहेवियर होगा, तो आपको उस बिहेवियर को या उस प्रॉब्लम को पहले तो डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। डिस्क्राइब तो कर दिया, समझना है भाई कैसे करेंगे इस पर एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप समझ लिया कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और देन आपने प्रेडिक्शन किया कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन होती हैं तो आगे चल के ऐसा बिहेवियर होगा। ये आपका प्रेडिक्शन है, मतलब आउटकम है उस रिसर्च का। प्रेडिक्शन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद कंट्रोल का मतलब है कि अब आपको एक आउटकम मिल गया। अब आप सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। मतलब ये है कि आपने एक प्रोसीजर फॉलो किया जिसकी वजह से आपको आउटकम मिला, ठीक है। अब आप इस प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि इसका आउटकम क्या है। ये होता है कंट्रोल, कि अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो आपको उस प्रोसीजर को भी फॉलो करना पड़ेगा। यही आपकी थियरी कहेगी, ठीक। तो गोल्स को एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले आपको बिहेवियर को डिस्क्राइब करना है, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर। देन अंडरस्टैंड करना है, देन प्रेडिक्शन, एंड देन कंट्रोल। कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर रिसर्च। क्यों? आपने मान लीजिए एक रिसर्च किया कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। आपने कर लिया, आपको रिजल्ट भी मिल गया कि हाँ अच्छी होती है। थियरी भी मिल गई कि अगर रूम टेम्परेचर नॉर्मल है तो आपका रिसर्च अच्छा होगा, ठीक है। अब आप क्लासरूम में आए, सरकारी स्कूल के क्लासरूम में आए, वहाँ आपने रूम टेम्परेचर नॉर्मल कर दिया और आप पढ़ा रहे हैं, क्या आपका रिसर्च अच्छा होगा? नहीं होगा भाई साहब। आपको कंट्रोल भी करना है। जहाँ पर आपने रिसर्च की थी वहाँ पे शोर शराबा नहीं हो रहा, सब कुछ शांत था। और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाहर एक बच्चा खेल नहीं रहा होता है, 10 बच्चे खेल नहीं होते हैं, सारे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल भी तो करना है। प्रोसीजर क्या था? प्रोसीजर यही था कि आपको ना सिर्फ रूम टेम्परेचर कंट्रोल करना है, बल्कि वो भी कंडीशन ध्यान रखनी है कि शोर भी ज़्यादा ना हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा पढ़ रहा है और 10 खेल रहे हैं। ये होता है कंट्रोल। अदरवाइज़ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आपकी थियरी सही रहेगी लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे उसको। चलो अब आ जाते हैं रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर आपको दिला कर जा सकता है अगर आपने सही से सुना तो। देखो एक्सपेरिमेंट, जो पहला रिसर्च मेथड है वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूँगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया। ऑब्जर्वेशन पहला रिसर्च मेथड होता ये है कि अगर हमें रिसर्च करनी है तो डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। मान लो किसी जानवर के बिहेवियर के बारे में पता करना है, हम उस जानवर को देख लेते हैं कब कौन सा बिहेवियर कर रहा है, उसके बेसिस पर डेटा गैदर कर लेते हैं, उसके बेसिस पर अपनी टेबल्स वगैरह बना लेंगे और फिर डिस्क्रिप्शन दे देंगे और फिर एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे और साथ में कंक्लूजन भी दे देंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा तो रहेगा ही। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें होती हैं। ऑब्जर्वेशन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप नेचुरल सेटअप में किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। नेचुरल सेटअप का मतलब क्या है कि जानवर को नहीं पता होता है या उस इंसान को नहीं पता होता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इनको। और नेचुरलिस्ट इसके अलावा होता है आर्टिफिशियल सेटअप, या इसे हम कहते हैं लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन भी। लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में आप उस ऑर्गेनिज्म को जिसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसको लेबोरेटरी में लाते हैं और वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो दोनों ही चीज़ों में एक ख़ास प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट।
अगर आप नेचुरलिस्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो क्या गारंटी है कि आपने उसके सारे बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया। ये भी तो हो सकता है कि आप जो देखना चाहते हैं, जो बिहेवियर देखना चाहते हैं जानवर के अंदर, आपने उसी बिहेवियर को ज़्यादा देखा हो, बाकी किसी पे फोकस ही ना किया हो। ठीक है, तो ये होता है। ये होता है हमारा ऑब्जर्वर इफेक्ट, कि ऑब्जर्वर जो देखना चाहता है वही देख रहा है। ठीक है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की बात करें। अब यही लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ऑब्जर्वर इफेक्ट तो है ही, साथ में दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है आर्टिफिशियल सेटअप। भाई साहब, आप किसी ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी में लेके आ रहे हो, उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग कर रहे हो, तो उसका बिहेवियर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में चेंज तो होगा ही ना। ये भी एक प्रॉब्लम होती है ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ। किसमें? लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में। तो पहला रिसर्च मेथड खत्म हुआ, ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरे पर आते हैं एक्सपेरिमेंट। एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल को लेके समझाता हूँ। पैरासीटामोल सबने सुना है, कहाँ यूज होता है? आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि पैरासीटामोल वास्तव में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाती है या नहीं। फॉर एग्जांपल, इसको रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए आपके पास? दो ग्रुप चाहिए। पहला तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम एक्चुअल में क्या देंगे? पैरासीटामोल। और कंट्रोल ग्रुप को हम कोई दवा नहीं देंगे, बस उनको ये महसूस नहीं होने, उनको बताएंगे कि आपको दवा दी गई है, लेकिन उनको ये महसूस नहीं होने देंगे। ठीक है, उन्हें ऐसी चीज़ देंगे जो बिल्कुल पैरासीटामोल की तरह दिखती हो, बट बॉडी पर उसका कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, ऐसी चीज़ कंट्रोल ग्रुप को हम देंगे। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें, एक वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल का मतलब जिसकी मात्रा कम या ज़्यादा होती रहे, हो जाए, जिसकी अमाउंट या क्वालिटी या क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो। वेरिएबल्स तीन प्रकार के होंगे, एक इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट, और तीसरा कंट्रोल। क्यों पढ़ रहे हैं हम? देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है? अमाउंट ऑफ पीसीएम गिवन टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दिन में एक बार दे रहे हैं, दिन में 2 बार दे रहे हैं, दिन में 3 बार दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको उसका रिकॉर्ड रखना होगा। तो आप क्या करेंगे? पहले दिन में 1 बार देंगे, फिर 2 बार देंगे, फिर 3 बार देंगे, या इसी का उल्टा कर सकते हो। पहले दिन आपने 3 बार दे दिया, दूसरे दिन 2 बार दे दिया, तीसरे दिन 1 बार दे दिया, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस वजह से आपने इसको कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे करना चाहते हो, इसको कैसे मैनिपुलेट करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आप जब रिसर्च पेपर लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आप बताएंगे कि कैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 100 ml ऑफ ब्लड। अब मान लीजिए आपने पहले दिन पीसीएम की एक गोली दी,
उसका प्लेटलेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ा, या कैसे मेजर करेंगे? ब्लड टेस्ट से। सिंपली आप ब्लड टेस्ट लेंगे। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू आप मेजर कर रहे हैं। ध्यान देना, डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा आप मेजर करेंगे। कैसे? कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल पर। अगर आपने पीसीएम दी तो प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ी या नहीं, तो इसको करने के लिए क्या, पहले से आपके पास एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए कि किसके अंदर कितनी प्लेटलेट्स हैं। अब उसके बाद जब आपने पीसीएम दी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा प्लेटलेट्स पर, ये आप ब्लड टेस्ट के थ्रू मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट होगा किस पे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट होगा किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट हो रहे हैं वैसे वैसे हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करना होगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद आता है कंट्रोल वेरिएबल, ये इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए आपके पास 20 लोग थे, 10 लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, 10 लोग कंट्रोल ग्रुप में। ठीक है, 10 लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और 10 लोग कंट्रोल ग्रुप में। अब इसमें होगा क्या, मान लीजिए आपने कंट्रोल ग्रुप में 10 की 10 को फीमेल बैठा दिया, 10 की 10 फीमेल हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 10 की 10 मेल हैं। क्या आपका रिजल्ट सही आएगा? हो सकता है वो दवा फीमेल्स पर अलग तरह से काम कर रही हो, मेल्स पर अलग तरह से। या हो सकता है आपने 10 बच्चों को बैठा दिया कंट्रोल में और 10 बड़ों को बैठा दिया एक्सपेरिमेंटल में, तब भी तो गलत आएगा। या हो सकता है कि कंट्रोल ग्रुप को लग रहा है कि हमें दवा मिल रही है, इसलिए उनकी थिंकिंग की वजह से उनके अंदर के प्लेटलेट्स बढ़ गए, उनको एडिशनल मजबूती मिल गई, मोटिवेशन मिल गया, उनके अंदर प्लेटलेट्स बढ़ गई, दोनों के अंदर ही प्लेटलेट्स बढ़ गई। तो ये होते हैं कंट्रोल वेरिएबल। इन्हें आपको जितना ज़्यादा हो सके ये चेक करना है कि अदर वेरिएबल्स जितने भी फालतू की चीज़ें हैं वो आपके एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट ना कर दें, वरना आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। बस यही चीज़ें थी, पूरी के पूरे आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे एक बार इसी को फिर से देख लो। रैंडम असाइनमेंट, कंट्रोल्स ऑफ फॉर सब्जेक्ट डिफरेंसेस, कंट्रोल ग्रुप होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों में वेरिएशन नहीं होने चाहिए, दोनों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। स्टडी एंड टेस्टिंग कंडीशन सेम रहेंगी दोनों की। म्यूजिक अगर है, यहाँ पे म्यूजिक का एग्जांपल लिया गया है, ठीक है। तो एक को हमने म्यूजिक सुनाया, एक को म्यूजिक नहीं सुनाया, इसके बिहेवियर को टेस्ट किया, इसके बिहेवियर को टेस्ट किया, क्या चेंजेस आए, ठीक है। उसके बाद हमने अपना रिसर्च पेपर लिखा जिसमें हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कैसे क्या हुआ, और लास्ट में हमने अपना कॉन्क्लूजन भी बता दिया कि ये कॉन्क्लूजन है। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन आया, फिर आपने ऑब्जर्व किया कोई चीज़ प्रॉब्लम थी, फिर उसको प्रॉब्लम को आपने समझा, उसके प्रॉब्लम के बेसिस पे आपने हाइपोथेसिस प्रपोज की, उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे आपने रिसर्च किया, और रिसर्च के बेसिस पे आपको पता चला कि आपकी हाइपोथेसिस सही होती है, गलत होती है, या उसके बाद आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उसके बाद थियरी यहाँ से बोल्ड हो गई। यहाँ पे एक नया टर्म आया हाइपोथेसिस, होता क्या है, मान लेना यार, किसी चीज़ को मान लेना। आप रिसर्च करने जा रहे हो, अब कुछ तो अज्यूम करके चलना होगा ना, तो क्या हमने पीसीएम का एग्जांपल लिया। अब फॉर एग्जांपल एक तो हमारी ये है हाइपोथेसिस होगी नल हाइपोथेसिस। दो हाइपोथेसिस दो प्रकार के होते हैं, आपको मानना होगा कि पहले तो हम एक तरह से ये मान के चल रहे हैं, नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि पीसीएम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्लेटलेट्स पे, ये हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। और जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वो क्या कहेगी कि पीसीएम बढ़ाने से प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ेगी। ध्यान देना है, हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, पीसीएम बढ़ाने से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ेगी। ये हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है।
हमने बस एज्यूम किया है, ठीक है। हमने तो कह दिया, एज्यूम तो कर लिया कि पीसीएम बढ़ाने से प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ेगी, ये हमने एज्यूम तो कर लिया। अब इसी रिसर्च हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट किया। अगर टेस्ट में हमारा रिजल्ट आउटकम सही आता है कि हाँ बढ़ रही है, तब तो आप लिखेंगे कि बढ़ रही है। बढ़ने अब उसमें आप ये बताएंगे कि क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पीसीएम के काम करने का तरीका ये है, ठीक है। और अगर नहीं बढ़ रही है तो वहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपका अगर डेटा कह रहा है कि नहीं गलत है, एविडेंस बोल रहा है कि नहीं बढ़ रही है, तो आपकी नल हाइपोथेसिस सही हुई है, मतलब कि पीसीएम से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है बॉडी पे, तो आपको वही लिखना है। डेटा को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, अदरवाइज आपकी पूरे का पूरा आपका रिसर्च रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आया है कि मान लीजिए नल हाइपोथेसिस सही हो गई, मतलब आपकी जो हाइपोथेसिस थी, रिसर्च हाइपोथेसिस, वो गलत हो गई, मतलब आपका रिजल्ट जो है वो फेल हो गया, तो क्या आपको उस रिसर्च को पब्लिश कराना चाहिए? कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। रीज़न ये है कि कल को दूसरा बंदा भी तो वही रिसर्च करेगा, तो फिर से वही गलती ना करे, आपके रिसर्च की गलतियों को सुधार ले, है ना। तो टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एक होता है सिंगल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट, एक होता है डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट। अब सिंगल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट में होता ये है कि कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है और कौन कंट्रोल ग्रुप में है। पार्टिसिपेंट को नहीं पता होता है ये चीज़, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कौन है, कंट्रोल ग्रुप में कौन है, ये चीज़ पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता होती है। इसे ताकि दवा के इम्पैक्ट को कम किया जा रिसर्च हमारा सही रहे। डबल ब्लाइंड में होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑब्जर्वर इफेक्ट हो जाए, कि जो ऑब्जर्वर है, रिसर्चर है, वही कुछ गलत देख रहा है, जो देखना चाहता है वही देख रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट लाया गया। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट में होता है कि पार्टिसिपेंट को तो नहीं पता होता है कि वो कौन से ग्रुप में है, और साथ में रिसर्चर को भी नहीं पता होता है कि किस ग्रुप को कौन से क्या दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें हम वास्तव चीज़ रियल चीज़ तो देते नहीं, कुछ फालतू की चीज़ दे देते हैं जिससे उनकी बॉडी पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इसे हम कहते हैं प्लेसेबो। प्लेसेबो कहते हैं इसको, ठीक है। बस एक टर्म है। एक्सपेरिमेंटर इफ़ेक्ट्स, कभी कभी एक्सपेरिमेंटर के जो सिचुएशन होती है, उसकी इंटरनल कंडीशन होती है, उसकी वजह से भी रिसर्च पर इम्पैक्ट पड़ता है। वो इस टाइम क्या सोच रहा है, वो अपने आप वो उसके रिसर्च पेपर में ज़रूर दिखेगा, तो इससे भी बचना होता है, ठीक है। ऑब्जर्वर इफेक्ट हो गया, ऑब्जर्वर बायस हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। आगे आ जाओ, कोरिलेशनल स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना, जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वो कॉज एंड रिलेशनशिप, कॉजल इफेक्ट को दिखाता है। किसी चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये तो दिखा ही रहा है, साथ में क्यों इफेक्ट पड़ रहा है वो भी दिखाता है आपका एक्सपेरिमेंट। बट जो कोरिलेशनल स्टडीज़ होती हैं वो वो इफेक्ट को दिखाती हैं, बट कॉज को नहीं दिखाती, कॉजेशन नहीं दिखाते हैं कोरिलेशनल स्टडीज़। दो चीज़ें हैं, अगर आपकी हाइट लंबी है तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। फॉर एग्जांपल ये आप स्टडी करना चाहते हैं, अब आपने कई सारे लोगों को लिया, आपने चेक किया, तो आपको पता चलेगा अगर हाइट जितनी ज़्यादा है आपका ब्रेन उतनी अच्छे से काम कर रहा है, तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। हाइट जितनी कम है ब्रेन उतना कम काम कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन ही है। मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों चीज़ें चल रही हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब हाइट बढ़ रही है तो ब्रेन काम करना कम कर रहा है, तो क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। हाइट कम हो रही है तो ब्रेन ज़्यादा काम करने की काम कर रहा है, तो कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होगा, प्लस। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा, +1। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, -1। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जितनी अमाउंट एक चीज़ की बढ़ रही है उतनी ही अमाउंट में दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है। बस इतना, इसके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, कॉज नहीं होता है। हाइट बढ़ने से किसी का दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि हाइट ही कारण है, कुछ और भी कारण होगा, कारण दूसरा हो सकता है, वो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलेगा, ना कि कोरिलेशन के थ्रू पता चलेगा। कोरिलेशन सिर्फ आपको एक डेटा देगा। उसके बाद कुछ क्लिनिकल मेथड्स होते हैं, जैसे कि केस स्टडी। केस स्टडी में इन डेप्थ फोकस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिंगल पर्सन, एक ही बंदे के बारे में पूरी डिटेल लेना, उसकी पीढ़ियों तक के बारे में जानकारी लेना केस स्टडी कहलाती है। बट ध्यान देना, केस स्टडी को जनरलाइज नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक बंदे का एक्सपीरियंस दूसरे बंदे के एक्सपीरियंस से अलग हो सकता है, तो जनरलाइज करना मुश्किल होता है।
उसके बाद नेचुरल क्लिनिकल टेस्ट होते हैं कुछ, जैसे नेचुरल इवेंट्स सच एज एक्सीडेंट्स दैट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल डेटा। बहुत सारे साइकोलॉजिकल डेटा हम NCRB से लेते हैं। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है, इससे लेते हैं सो दैट हम रिसर्च कर सकें। अगला है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के बारे में आपको पता है, आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू के थ्रू या कॉल के थ्रू या डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आएगा। तो ये ख़त्म होता है आपको चैप्टर फर्स्ट, जिसको हमने कहा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अब अगर इंट्रोडक्शन इतना बड़ा होगा, बड़ा क्या, इंट्रोडक्शन में आपको लगभग सारी चीज़ें पता चल गई, हर चैप्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल गई है। तो ऐसे ही सारे चैप्टर्स हैं और बहुत ही अच्छा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी बोरिंग लगती है, अगर आपने मन से पढ़ा तो बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पे एक लास्ट चीज़ दी है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम, स्टैटिस्टिक्स जब कवर कर रहे होंगे वहाँ पे सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आइडिया दे रहा हूँ, अगर किसी ने ध्यान से सुना है तो उसको समझ में आ जाएगा। पॉपुलेशन होती है जहाँ पे आप रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके गांव की पॉपुलेशन, अब आप चाहते हैं कि उनमें से कुछ लोग आपके रिसर्च में शामिल हों, तो आप सैम्पलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कोई मुँह उठा के आया और आप उसको बोल दिए कि आप हमारे रिसर्च में आ जाइए, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना होता है, कंट्रोल भी तो करना होता है कि आपको किस टाइप के पार्टिसिपेंट्स चाहिए। तो सारी चीज़ें आप एक सैंपल बनाते हैं और उस सैंपल के बेसिस पर आप पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हैं, बस इतना सा होता है। तो ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई हों, इस चैप्टर में कहीं पर भी डाउट है तो पूछ लेना। मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी है, कोई भी चीज़ ना तो सिसरैली से और ना ही बैरन से छूटी हुई है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और तो कुछ बचा नहीं है। इनकेस अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो अगली क्लास में कवर कर लेंगे। छोटा सा ही टॉपिक होगा, अगर कुछ छूट भी रहा है तो वैसे मैंने चेक किया है, नहीं छूट रहा है कुछ भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।